अपने चैप्टर का नाम है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इसका आज पार्ट नंबर 2 हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सर पार्ट नंबर 1 एक्चुअली मैंने प्राइवेट लिंक के थ्रू मेरे स्टूडेंट्स को भेजा था। तो अगर जिनको पार्ट 1 का रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, वहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको एक प्राइवेट लिंक वहाँ पे भेज दूंगा। ड्यू टू सम रीजन हमने उसको प्राइवेट रीजन रखा था 8655312305, ठीक है। तब यहाँ पे मेरे को मैसेज कर दीजिए कि सर मेरे को पार्ट 1 चाहिए, तो मैं आपको पार्ट 1 का वीडियो वहाँ से भेज देता हूँ। पार्ट 2 आपका पब्लिक रहेगा, आप उसको देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 में। सेक्शन 50 कॉल्स इन एडवांस। कौन सा? सेक्शन 50 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या होता है कि सर मैंने पहले भी आपसे बात किया हुआ है कि जब कंपनी कोई भी शेयर्स इशू करती है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। सपोज एप्लीकेशन 5 रुपया था, अलॉटमेंट 3 था, फर्स्ट कॉल 2 था और ये सपोज था 10 था, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 20 रुपीज की कंपनी का शेयर था, ठीक है। अभी मैंने क्या किया सर, मैंने जब कंपनी अलॉटमेंट मांग रही थी कि भाई सब अपना अलॉटमेंट दे दीजिए, तो मैंने अलॉटमेंट के साथ में उसको फर्स्ट कॉल भी दे दिया और सेकंड कॉल भी दे दिया, बराबर। यानी जब वो मेरे पास अलॉटमेंट लेने आए तो मैंने क्या कर दिया कि भाई आप ऐसा कीजिए, ये फर्स्ट कॉल 2 रुपया ये भी लेके जाइए और ये सेकंड कॉल 10 रुपीज आप ये भी लेके चले जाइए, ठीक है। तो मैंने क्या किया सर, वो मांगने क्या आए थे? अलॉटमेंट, बट मैंने उसको अलॉटमेंट के साथ में फर्स्ट कॉल भी दे दिया और सेकेंड कॉल भी दे दिया। तो इन शॉर्ट कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि सर एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा कॉल का अमाउंट जो आप उसके ड्यू होने से पहले उसको दे देते हो, ठीक है। सर अपने केस में अलॉटमेंट ड्यू हो गया था, यानी आपका अलॉटमेंट कभी कॉल इन एडवांस नहीं माना जाएगा। क्या मेरा फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था? नहीं, वो अभी ड्यू नहीं हुआ था। क्या मेरा सेकंड कॉल ड्यू हुआ था? एंड आंसर इज नो। तो वो दोनों मैंने क्या कर दिया सर, उसको एडवांस में दे दिया। तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है meaning a member pay to the company whole or part of the amount remaining unpaid on the shares, बराबर ना? यस। तो अपने केस में भी क्या था सर, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अभी भी अनपेड था, मैंने पे किया हुआ नहीं था। बिफोर ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट कॉल्स, बिफोर ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट कॉल्स, यस। यानी जब तक आप उसको मांग नहीं रहे तब तक वो अनपेड था। हेल्ड बाय हिम सच अमाउंट इज रेफर्ड टू एज ए कॉल्स इन एडवांस। यानी इन शॉर्ट क्या बात करते हैं यहाँ पे कि सर any call amount paid before due date, yes। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। क्या बोल देते हैं? कॉल्स इन एडवांस, यस। फिर पावर टू एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वो क्या बोल रहे हैं कि सर कंपनी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, व्हाट आर द प्रोविजंस, ये सब उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा, यस। इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि कॉल्स इन एडवांस के लिए अपने को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ना पड़ेगा, कंपनी के पास क्या प्रोविजंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब आपको इसको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट, कंपनी इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वेदर हैज एनी प्रॉफिट, बराबर ना? वो क्या बोल रहा है कि सर कंपनी, यानी एग्जांपल लेते हैं कि सर मैंने भी तो क्या किया था, मैंने भी तो 2 रुपया और 10 रुपया यानी टोटल 12 रुपया कंपनी को ड्यू डेट से पहले दे दिया था ना। तो मैं कंपनी को क्या बोलूंगा कि सर जी आपको मैंने अमाउंट दिया है ड्यू डेट से पहले, ठीक है, तो आप मेरे को क्या दीजिए? इंटरेस्ट। क्या दे दीजिए? इंटरेस्ट। वो बोला ठीक है सर हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे, बट अभी हमारे पास पैसा नहीं है, बराबर ना, हम लॉस में चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि इवन लॉस में भी चल रहे हैं तो भी कंपनी को कॉल्स इन अरियर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आउट ऑफ कैपिटल भी आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, यस और नो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट में बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, यानी आपको कैपिटल के अंदर से भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आपका कंपल्सरी पेमेंट रहेगा, एनी सिचुएशन आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सर कितना रेट से पेमेंट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा था? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस शैल बी सच एज मे बी अग्रीड बिटवीन द बोर्ड एंड द मेंबर, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि सर रेट जो रहेगा ना कॉल्स इन एडवांस का, कॉल्स इन एडवांस का जो रेट रहेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर्स के बीच में जो अग्री रहेगा वो रहेगा, बट नॉट एक्सीडिंग 12% पर एनम, ठीक है। यानी वो क्या बोल रहे हैं कि सपोज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर दोनों ने मिलकर मीटिंग किया और उन्होंने बोला कि कॉल्स इन एडवांस कितना रहेगा 11%, कितना रहेगा 11%, ठीक है। और अपने को मालूम है कि सर जो भी आर्टिकल्स है उसके अंदर ही कॉल्स इन एडवांस के प्रोविजन रहेंगे, तो 11% चलेगा। लेकिन अगर दोनों मिलके ऐसा बोलते हैं कि नहीं 13%, कितना रहेगा 13, तो वो कभी नहीं चलेगा, क्योंकि कितना रहता है मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना रहेगा 12%, जो कहाँ पे दिया हुआ है टेबल एफ, कहाँ पे दिया हुआ है टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर जो मिलके अग्री करेंगे वो रहेगा, बट वो परसेंटेज कभी भी 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यस और नो। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अपने मेंबर्स ने मिलके एक रेट डिसाइड किया, वो कितना है 10%, कितना है 10%, तो क्या कॉल्स इन एडवांस का रेट 10% रहेगा? आंसर यस, बराबर ना। बट अगर बोला है कि 15%, तो अपना आंसर क्या रहेगा कि सर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट एज पर टेबल एफ कितना रहेगा 12%, यस और नो। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, नो वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस अंटिल दैट अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप, बराबर ना। वो क्या बोल रहे हैं, अपने को मालूम है कि सर वोटिंग राइट हमेशा आपको कैसे मिलता है, पेड अप कैपिटल, कैसे मिलता है पेड अप कैपिटल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वोटिंग राइट, याद रखना ये आगे अपन क्वेश्चन भी है एग्जाम में आया वो भी करेंगे, पेड अप कैपिटल, जितना आपने अमाउंट पे किया ना उतने तक का ही आपको वोटिंग राइट मिलेगा, उतने तक का ही आपको वोटिंग राइट मिलेगा। सुनना भी, नॉर्मल मैं आपको एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। सपोज एक क्लास है एक्स वाई जेड, बराबर ना, ये क्लास का नाम है। इसके अंदर सर रूल है कि आपका 6 मंथ का कोर्स है, कितने महीने का, 6 महीने का कोर्स है, ठीक है। अभी 6 महीने का कोर्स है तो यहाँ पे दो लोग हैं, 1 और 2, बराबर। अभी सर ने क्या बोला है कि 6 महीने का कोर्स है, आपको हर 2 महीने के बाद में फीस पे करना है, हर 2 महीने के बाद में, यस। यानी जैसे आप क्लास में गए 2 महीने के अंदर आपको अमाउंट देना पड़ेगा, कितना देना था सर, 3,000, 3,000 और 3,000, बराबर। टोटल कितना हो गया 9,000, यानी टोटल फीस कितना था 9,000 था। अभी ये भाई ने पहला फीस दे दिया यानी 3,000 दे दिया, चलो सर ये इसने भी 3,000 दे दिया, इसने 3,000 दिया और इसने 3,000 तो दे दिया, बट इसके साथ में और एडवांस था वो 3,000 भी दे दिया, बराबर ना, यस। ये जो ये महीने का था वो महीने का उसने क्या कर दिया सर उसके साथ में, यानी सेकेंड 4th मंथ के एंड में उसने दे दिया, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे, सुनना, इसने अगर 2 महीने का जो लास्ट 2 मंथ्स का है वो अगर अमाउंट पे नहीं करता है तो क्या हम उसको एंट्रेंस देंगे? यानी टोटल 6 महीना आप पढ़ रहे हो, उसमें से 4 महीने का आपने फीस पे किया है, तो आपका पढ़ाई भी कितना होगा 4 महीने का होगा ना। और जैसे आपने बाद में अमाउंट पे नहीं किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा, बराबर, यस, यही होता है। अभी इसने एडवांस दिया है, कितना दिया 3,000, तो क्या वो सर के पास जाके ऐसा बोल सकता है कि सर सब मेरे को आज ही पढ़ा दो, क्योंकि मैंने 2 महीने का फीस ऑलरेडी आपको एडवांस दे दिया है? तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। वो क्या बोलेगा, बेटा भले ही तूने एडवांस दे दिया है, भले ही तूने एडवांस दे दिया है, बट जब भी वो रियल में पढ़ाई स्टार्ट होगा वो टाइम पे तेरे को पढ़ाएंगे। तेरा एडवांस देने का मतलब ये नहीं होगा कि तू हमारे ऊपर क्या करेगा, राज कर देगा, बराबर, यही होता है पॉसिबल। तो जो पैसा नहीं दिया है, जिसने जितना पैसा दिया ना उसको उतना बैठने का राइट है। ये अपना सेम कॉन्सेप्ट किसका है, वोटिंग राइट का। किसका है, वोटिंग राइट का। कैसे है सर, समझते हो उसको? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, कि सर मेरे पास 10,000 शेयर्स है एट ₹100 ईच, बराबर ना। कितने शेयर्स है मेरे पास, 10,000, एक का भाव कितना है ₹100। कंपनी को मैंने अभी तक क्या क्या दिया है सर, एप्लीकेशन दिया है, कंपनी को मैंने अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया। एप्लीकेशन कितना था, तो हम लोग लिखते हैं आप पे कि सर एप्लीकेशन था ₹25, अलॉटमेंट 30 था, ये 20 था और ये 25 था, ठीक है। टोटल मेरे हिसाब से 100 हो गया, ठीक है। अभी मैंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, ठीक है, यस। अभी सुनना है यहाँ पे, तो कंपनी क्या बोलती है कि अगर तुम्हारा शेयर्स फुल्ली पेड अप है, यानी एकदम पूरा पेड किया है, तो आपको 10,000 शेयर्स के पीछे, यानी एक शेयर्स के पीछे एक वोटिंग राइट रहेगा। तो 10,000 के पीछे कितना रहेगा अपने पास वोटिंग राइट, 10,000 वोटिंग राइट रहेगा, यस। यानी आप जैसे वोट दोगे मतलब 10,000 शेयर्स का वोट अपने पास आ गया, ठीक है। ऐसा तुम्हारा क्या रहेगा, वोटिंग राइट रहेगा।
कभी जब आपका फुल्ली पेड अप हो जाता है, जब आप पूरा 100 रुपीज पे करते हो। सर अभी तक हमने पे कितना किया है? सर हमने तो पे कितना किया है? 25 और 30। कितना पे किया है? 25 और 30। तो अगर मैं टोटल करता हूं तो सर 25 प्लस 30 कितना होता है? 55। तो आपने अल्टीमेटली कितना पे किया सर? 55 पे किया, यस और नो? अगर मैं बोलता हूँ कि सर 55 कितने पे है? 100 पे है ना? तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सर ने 55% ही पे किया है? कितना पे किया है? 55%, बराबर। अभी मेरा वोटिंग राइट टोटल कितना था? 10,000। कितना था? 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना वोटिंग राइट अपना सर अपन ने फुल्ली पेडअप किया? 55। तो आपको कितना आएगा सर? 5,500 वोटिंग राइट ही आएंगे, बराबर ना? इन शॉर्ट जितना आपने पे किया है ना, आपको उतना ही वोटिंग राइट देने का राइट रहेगा, याद रहेगा ये। तो अपन ने कैसे वोटिंग राइट निकाला? तो ये क्या होता है कि कोई भी शेयर्स हो गया, उसका वोटिंग राइट हमेशा उसकी पेडअप कैपिटल तक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझा कि जितना आप पे करोगे ना, उतना आपको क्या मिलेगा? वोटिंग राइट्स मिलेंगे, ठीक है। यानी उतने तक ही आप, जितना आपका पेड अप कैपिटल रहेगा वहां तक आप वोटिंग राइट ले सकते हो। जितना आप एडवांस पे किया है तो उस पर आपको वोटिंग राइट कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज यहाँ पे अगर मैं दोनों कॉल एडवांस भी दे दूंगा ना, कि अलॉटमेंट के टाइम पे मैंने दोनों कॉल भी दे दिया, तो भी मेरा वोटिंग राइट कितना रहेगा? 5,500 ही रहेगा, याद रहेगा ये। यानी जितना आपका एक्चुअल कॉल ड्यू होने के बाद आप पे करते हो, उतने पेड पे ही आपको क्या मिल जाएगा? वोटिंग राइट मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या बोला है कि सर द अमाउंट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस इज नॉन रिफंडेबल, बराबर ना? यानी आपने ऐसा नहीं कि एक दिन जोश जोश में आके आपने पेमेंट तो कर दिया कि भाई बार बार तू छोटा छोटा अमाउंट लेने आ जाता है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ऐसा करिए साथ में लेके चले जा, बराबर ना? और जोश के चक्कर में हम लोगों ने जैसे अमाउंट दे दिया, बाद में हमारे पास ही पैसा नहीं रहा, तो मैं कंपनी के पास जाता बोलता कि यार पैसा दे दे, तो कंपनी कभी वो अमाउंट नहीं देगी, बिकॉज वंस द कॉल्स इन एडवांस इज पेड देन दैट बिकम्स नॉन रिफंडेबल, बराबर ना? वो क्या बन जाएगा? नॉन रिफंडेबल। आप उसको कभी वापस नहीं मांग सकते, और ना कंपनी इज लायबल टू पे, बराबर, यस। उसके बाद में द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर टू पे द फ्यूचर कॉल इज एक्सटिंग्विश टू द एक्सटेंट ऑफ कॉल्स पेड इन एडवांस बाय। वो क्या बोल रहा है कि सर मैंने अलॉटमेंट के टाइम पे उनको फर्स्ट कॉल दे दिया, उनको मैंने सेकंड कॉल दे दिया, जो भी कॉल मैंने एडवांस दे दिया है ना, तो फ्यूचर में वापस पे करने की जरूरत नहीं है। यानी वो लाइबिलिटी क्या बन जाती है आपकी? एक्सटिंग्विश। क्या हो जाती है आपकी? एक्सटिंग्विश हो जाती है, सर नो? बराबर, समझाइए। और ये अपने को मालूम है कि भाई एक बार अगर मैंने ऑलरेडी उसको कॉल पे कर लिया है, तो क्या मैं वापस पे करूंगा? एंड आंसर इज नो, मैं उसको वापस कभी भी पे नहीं करूंगा, ठीक है। अभी सुनना, वो क्या बोल रहा है? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी जब कंपनी बंद करने का टाइम आता है, अभी जैसे देखो बंद करने का टाइम आएगा ना, तो हम लोग पेमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पेमेंट की, कि मेरे को एक एक को पेमेंट करना है, मेरे को एक एक को पेमेंट करना है, ठीक है। तो वो वही बोल रहा है कि इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, यानी जब कंपनी बंद हो रही है, तो वो टाइम पे सर अपने सामने तीन लोग खड़े रहेंगे, बराबर ना? एक तो आपका रहेगा शेयर होल्डर्स, एक पर्सन रहेगा उसमें से जिसने कॉल्स इन एडवांस दिया था। क्या दिया था? कॉल्स इन एडवांस। सपोज शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना था 1 लाख। कितना करना था? 1 लाख। ये उतना पेड अप था, बट ये भाई ने तो फुल फॉर्म में आके 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिया था। और एक तुम्हारे रहेंगे क्रेडिटर्स। क्या रहेंगे? क्रेडिटर्स। सपोज मैं बोलता हूँ ये कौन से? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। कौन से? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, यस। तो अभी क्या होगा मालूम है? सपोज कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे 2 लाख। कितने थे? 2 लाख। कंपनी के पास अमाउंट पड़ा हुआ है 2,50,000। कितना पड़ा हुआ है? 2,50,000। तो कंपनी ऑब्वियसली इसमें से पेमेंट किसको देगी? सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली अपने को मालूम है कि जब भी वाइंडिंग अप होगा तो कंपनी पेमेंट किसको देगी? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देगी। उसके बाद में कंपनी किसको देगी? जिसने पैसा अपने को एडवांस दिया था, यस। यानी यही मैं बताना चाह रहा हूं कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप पहले तो आप ऑलरेडी जो सिक्योर्ड है उनको पेमेंट कर दो, उसके बाद में पैसा बचेगा तो वो आपको पहले कॉल्स इन एडवांस वाले को पे करना पड़ेगा, और फिर बचेगा तो आप किसको पे कर दोगे? नॉर्मल शेयर होल्डर को पे कर लोगे, समझाइए, यस। तो ये आपका क्या है कि सर उन्होंने वही बोला है कि एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द अमाउंट पेड एज कॉल्स इन एडवांस along with interest shall be repaid before repayment of capital to the members but after all the creditors have been paid off। यानी पहले क्या करो? पूरे क्रेडिटर्स पे कर लो,
उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे सर, उसके बाद में हम लोग वो कॉल्स एडवांस वाले को पे करेंगे और फिर बचेगा तो हम लोग अपने शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, यस और नो। इन शॉर्ट क्या इसका डिसीजन निकला कि सर शेयर होल्डर विल बिकम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी जो आपका शेयर होल्डर रहेगा ना, जिसका कॉल शीट एडवांस अपने पास पड़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्या बन जाता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यस और नो, याद रहेगा ये। तो ये आपके कौन से प्रोविजन थे कॉल शीट एडवांस के, ठीक है। बहुत सिंपल से थे सर, ड्यू डेट से पहले पे किया कॉल शीट एडवांस, बराबर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होना चाहिए। कंपनी कॉल शीट एडवांस लेगी तो रिफंड वापस नहीं करेगी। कितना रेट है, 12%। अग्री कौन करता है, मैक्सिमम रेट है एज पर टेबल एफ 12%, ठीक है, एज पर टेबल एफ कितना है, 12% है। बट अगर दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर दोनों मिलकर अग्री करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है कि सर जब भी वाइंडिंग अप का टाइम आता है तो इन दैट केस क्या होगा कि सबसे पहले आप बाकी के क्रेडिटर्स को पे कर लो एंड उसके बाद में आप किसको पे करोगे, अपने कॉल शीट एडवांस वाले बंदे को, ठीक है। इन शॉर्ट कॉल शीट एडवांस वाला क्या बन जाता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्या बन जाता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यस और नो, समझता ही है। चलिए, तो उसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 51, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू अमाउंट पेड अप कैपिटल। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अगर आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, डिविडेंड, तो भी आपको पेड अप अमाउंट पे ही मिलेगा, जितना आपने अमाउंट पे किया उस पे मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सुनना सर, मेरे पास थे 10,000 शेयर्स, कितने थे, तो कंपनी ने मेरे को 100 रुपीज फेस वैल्यू पे क्या किए थे, इश्यू किए थे, 100 रुपीज ईच पे, ठीक है। अभी सुनना, बट कंपनी को मैंने पेड किए हुए, यानी कंपनी ने पूरा 100 रुपीज नहीं मांगा मेरे पास से। कंपनी क्या बोली कि अभी तक ऐसा कर, तू मेरे को 80 रुपीज दे दे। कितना दे दे, 80 रुपीज दे दे, ठीक है। मैं बोला ठीक है, आप 80 रुपीज ले लो। सुनना अभी, अगर मैं इसको थोड़ा सा अमाउंट में बात करता हूँ, तो अपने पास कितने शेयर्स थे, 10,000। कंपनी टोटल कितना मांगेगी सर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अपने यहाँ से 10 लाख हो जाएगा। बट आपने पेड कितना किया सर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80, तो कितना आता है, 8 लाख। कितना आता है, 8 लाख। आपने कितना पे किया सर, मैंने 8 लाख रुपया पे किया, ठीक है, यस, कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है। अभी सुनना, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया कंपनी ने, डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कितना डिक्लेयर किया है सर, कंपनी बोले कि जिसके पास भी मेरा एक शेयर है, जिसके पास मेरा क्या है, एक शेयर है, उसको मैं डिविडेंड देने जा रही हूँ ₹15। कितने देने जा रही हूँ, ₹15। 15 रुपए मैं उसको डिविडेंड दूंगी, ठीक है, यस, ऐसा कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो डिविडेंड रहेगा ना, ये वाला 15 रुपए, ये फुल्ली पेड अप के लिए, जिसका पूरा पेड है उसको मैं 15 दूंगा, ठीक है। अभी सुनना, अपने पास तो सर कितना पेड अप है, अगर मैं परसेंटेज में बात करता हूँ, सुनना, तो अगर कंपनी के पास कितना है सर, 10,000 शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय, अगर फुल्ली पेड अप होता तो डिविडेंड पूरा 15 का 15 मिल जाता, कितना होता अपना, 1,50,000। ये फुल्ली पेड अप, यानी मैंने कंपनी को पूरा अगर 100 रुपया दे दिया तो कंपनी मेरे को 1,50,000 डिविडेंड देगी कि बेटा तेरा पूरा पैसा आ गया है तो पूरा डिविडेंड लेके जा, ठीक है। बट मैंने कंपनी को कितना दिया है सर, आपने तो 80 रुपीज ही दिया है। कितना दिया, 80। तो मैं बोलूंगा सर अमाउंट पेड अप, अमाउंट पेड अप इन परसेंटेज निकाल दो। तो आपने सर 80 रुपीज दिया है, जो कितने के फेस वैल्यू पे, 100 पे है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आता है, हम क्या बोलेंगे सर कि आपने 80% ही अमाउंट पे किया है। तो कंपनी क्या बोलेगी मालूम है कि अगर बेटा तू अमाउंट पूरा पे करता तो मैं तेरे को 1,50,000 देता, बट तूने अमाउंट कितना पे किया है, 80%। तो सीधी सी बात है ना, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 80%, मैं तेरे को कितना डिविडेंड पे करेगा, 1,20,000। यानी जितना आपने पेड अप किया है ना, उतना ही आपको डिविडेंड मिलेगा। ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ोगे तो आपको सिंपल सा लग जाएगा। जनरली डिविडेंड इज पेड एज प्रोपोर्शन टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, बराबर ना। As per regulation of table F, the dividend shall be paid in proportion to the amount paid upon each share. जितना आप पे करोगे उतना आपको डिविडेंड मिलेगा। However, the articles of a company may provide that dividend shall be paid in proportion to the amount paid upon each shares, बराबर ना, यस। ये दोनों सेम ही बात करते हैं, टेबल एफ और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वो क्या बोलते हैं कि जितना आप अमाउंट पे करोगे उतना आपको क्या मिलेगा सर, डिविडेंड मिलेगा, यस। यानी आपका कंपनी ने कितना मांगा वो मैटर नहीं करता,
जितना आपने पे किया उस पे ही आपको डिविडेंड मिलेगा, जो आपने पे नहीं किया उस पे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अपन ऑलरेडी उसको एग्जांपल के थ्रू सॉल्व कर दिया, ठीक है। यस, चलिए फिर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सेक्शन 50 यानी कॉल्स इन एडवांस पे, और सेक्शन 51 पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। यस, तो ये अपन क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ते हैं और कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, सुनना अच्छे से पढ़ लेते। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर सनराइज लिमिटेड इज ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, ठीक है, टू एक्सेप्ट द होल और any part of the amount of remaining unpaid calls from any member although no part of that company has been called up, बराबर ना। यस, यानी वो क्या बोल रहा है, इन शॉर्ट ये पूरा जो सेंटेंस लिखा है ये इंडिकेट कर रहा है कॉल्स इन एडवांस का, ठीक है। क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉल्स इन एडवांस का, ठीक है। यस, यानी वो क्या बोला है, कंपनी एक्सेप्ट करेगी चाहे पूरा अमाउंट या थोड़ा अमाउंट, बराबर ना, ऐसे कॉल पे जो अभी तक ड्यू हुई नहीं है। तो जो ड्यू नहीं हुई है उस पे आप पैसा लेने की बात करो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। चलिए देयर आफ्टर क्या लिखा है, मिस्टर एक्स अ शेयर होल्डर ऑफ द सनराइज लिमिटेड डिपॉजिट इन एडवांस द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन हिज शेयर्स विदाउट एनी कॉल्स मेड बाय सनराइज लिमिटेड। यानी अपने पास एक अमीर बंदा था मिस्टर एक्स, बराबर ना। यस, उसने क्या किया सर, सब अमाउंट साथ में दे दिया, इवन कंपनी ने कोई भी कॉल नहीं मांगा था। तो इसका अपना मतलब क्या हुआ कि सर ये जो बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है, कॉल्स इन एडवांस। जैसे ही आपके माइंड में आता है कॉल्स इन एडवांस तो सीधा अपना दिमाग चलना चाहिए सेक्शन 50 पे आना चाहिए। 50 बहुत सिंपल है, डेफिनेशन देता है, फिर वो क्या बोलता है कि सर कॉल्स इन एडवांस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए, फिर 12% मेंबर बोर्ड दोनों डिसाइड करते हैं, रिफंडेबल नहीं है, इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है, आउट ऑफ कैपिटल भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मेंबर्स के पास राइट, उसको वोटिंग का राइट नहीं होता जितना उसने एडवांस पे किया है, और वो क्या बन जाता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, अपना कॉल्स इन एडवांस खत्म हो गया, ठीक है। यस, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डिसाइड द राइट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। यस, ये सेम क्वेश्चन अलग अलग नाम से रिपीट हुआ नंबर 5 और नंबर 18 में, ठीक है। यस, बराबर। तो वो क्वेश्चन मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन को पढ़ लेना, एक रिक्वेस्ट है, उसके बाद में आप आंसर पे आना, ठीक है। सुनना अभी आंसर कैसे लिखना है। फर्स्ट लिखना है आपको, तीन चीज में आपका आंसर पार्ट डिवाइड करना है, ए बी और सी। फर्स्ट लिखना है प्रोविजन, क्या लिखना है, प्रोविजन, कि जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसके लिए कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा। सेकंड आपको लिखना है कि सर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, बराबर ना, यानी क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्या काम हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन, क्या लिखना है यहाँ पे, कंक्लूजन, ठीक है। तीन पार्ट में आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना है। यस, हमने क्या किया यहाँ पे, दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या लिखा है, प्रोविजन, और सेकंड क्या लिखा है, कंक्लूजन। सुनना, कॉल्स इन एडवांस का प्रोविजन क्या है, तो कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस इफ देयर इज अ प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो मैंने पढ़ा है वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, यानी मेंबर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या उसकी लाइबिलिटी होती है। नो वोटिंग राइट, बराबर ना, मैंने पहले बोला था कि सर जितना आपने एडवांस पे किया उस पर कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस इज नॉन रिफंडेबल, ये अपने को भी मालूम है कि सर जो भी अमाउंट वंस द अमाउंट इज पेड कैन नॉट बी रिफंड बैक, बराबर ना। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर टू पे द फ्यूचर कॉल इज एक्सटिंग्विश्ड, बराबर ना, ये भी हमने पढ़ा कि सर आपने जितना एडवांस पे किया है आपको फ्यूचर में पे करने की कोई जरूरत नहीं है। इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग, आगे पढ़ना ही नहीं है, इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग, बराबर ना, सब क्रेडिटर्स को पे करने के बाद में हमको किसको पे करना है, कॉल्स इन अरियर वालों को पे करना है, फिर हम दूसरे को पे करेंगे। इन शॉर्ट कॉल्स इन अरियर वाला बंदा क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। याद रखना, जितना उसने एडवांस पे किया ना उसके लिए क्या बन जाएगा, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, तो ये आपका प्रोविजन हो गया। मेरे हिसाब से लिखने में कोई इश्यू नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने कहाँ पे पढ़ा था, उसके प्रोविजन पड़े हुए, ठीक है। फिर आप लिख दो कंक्लूजन, और पॉइंट वाइज लिखो, 1 2 3 4 ऐसा लिखो, ताकि क्या होगा सर, उसको इजीली समझने में आ जाएगा। यानी वो बंदा चाहे तो इंपॉर्टेंट चीजें देख सकता है। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मिस्टर एक्स, ठीक है, कुछ कुछ चीजों को मैंने हाईलाइट किया है, तो आपको वहां पे तो हाईलाइट तो मिलेगा नहीं, तो आप क्या करो, उसको प्रॉपर अंडरलाइन कर दो, ताकि उसको मालूम पड़ेगा कि बंदा मेरे को, स्टूडेंट मेरे को ये चीज प्रॉपरली देखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, तो आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा। अभी अपने पास अलग अलग तीन क्वेश्चन में तीन केस है। मिस्टर एग शैल नॉट बी एंटाइटल टू एनी वोटिंग राइट, क्योंकि ऊपर लिखा नीचे अपना कंक्लूजन,
उसके बाद में मिस्टर एक्स शैल बी एंटाइटल टू वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस व्हेन सच कॉल बिकम ड्यू। ये मैंने पहले ही बोला है कि जिस दिन आपने कॉल्स इन एडवांस पे किया वो टाइम पे कोई वोटिंग राइट नहीं आएगा। वोटिंग राइट कब भी आता है, जब आपका एक्चुअल ड्यू डेट आ जाता है, यानी जब आपका वो कॉल पे करने का ड्यू डेट आ गया था उसके बाद में आपको उतने अमाउंट पे वोटिंग राइट आ जाएगा, यानी आपने पहले पे किया तो उससे वोटिंग राइट नहीं आता। ठीक है, एज पर टेबल एफ मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना है 12%, कितना है 12%, बट कंपनी शैल बी पेड इंटरेस्ट ऑन एडवांस मिस्टर एक्स सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, ये भी आप लोगों ने डिस्कस किया हो कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर दोनों मिलकर 12% से कम का रेट अपना एक डिटरमाइन कर सकते हैं और उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग के बराबर ना क्या बन जाएगा ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अमाउंट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस शैल नॉट बी रिफंडेबल एंड मेंबर नीड नॉट टू पे अमाउंट व्हेन सच कॉल इज ड्यू, बराबर ना, यस और नो। तो ये आपका क्या रहेगा कंक्लूजन। इतना आपने लिखा तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। प्रोविजन आपको प्रॉपर लिखना है, उसके बाद में कंक्लूजन आपको पूरा लिखना है। जो क्वेश्चन पूछा है वो तो आपको लिखना ही है, यस और नो। और यही फॉर्मेट में आप लिखिए, फर्स्ट प्रोविजन पॉइंट वाइज लिखिए, सेकंड बाद में कंक्लूजन वो भी आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो क्या हो जाएगा सर कि इन दैट केस अपने को अच्छे से एक क्वेश्चन अपना फ्रेम हो जाएगा, उसको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो रीजन से जब बंदा एग्जामिनर खुश होगा तो हम पास होंगे। अगर एग्जामिनर दुखी है, उसको आप मेहनत करवा रहे हो, उसको आप बोलोगे भाई तू मेहनत कर, बराबर ना, तेरे को पैसा मिलता है, तो फिर अल्टीमेटली जो डिसीजन आप ले रहे हो वो अपना ही अपने फेवर में नहीं आएगा। तो आप प्रॉपर नीट एंड क्लीन लिखिए तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, सुनिए नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन आस्क्ड इन रिलेशन टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन पेड अप कैपिटल। ये डिविडेंड की बात कर रहा है, सुना। डोंडो वाज होल्डिंग 5000 इक्विटी शेयर्स, बराबर ना, एक कस्टमर है जिसका नाम क्या है डोंडू, क्या नाम है इसका डोंडू, होल्डिंग 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने शेयर्स है उसके पास 5000, कितने 5000। चलिए एक का भाव कितना, एक का भाव 100 रुपया ऑफ मैसर्स पास्ट लिमिटेड, यस एक कंपनी, अब फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर वाज नॉट पेड बाय डोंडू, बराबर ना, यानी 100 रुपया मांगा था लेकिन अभी तक उसने 10 रुपया फाइनल कॉल का पे नहीं किया है। तो सर कितना पे किया रहेगा, तो अपना आंसर क्या रहेगा कि सर उसने पे कितना रहेगा 90, तो 90 क्या हो जाएगा आपका पेड अप, क्या हो जाएगा आपका पेड अप, यस। मैसेज पास लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 10%, अभी पास लिमिटेड कंपनी ने क्या किया है सर, डिविडेंड 10% डिक्लेयर किया, कितना परसेंट 10%, परसेंट है जितना आपका पेड अप कैपिटल है उसका 10% आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी सुनना, एग्जामिन विद द रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन, रेलेवेंट प्रोविजन यानी मेरे को सेक्शन याद है कौन सा है 51, कौन सा है 51 की डिविडेंड विल बी पेबल इन द प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डोंडू शुड रिसीव, यानी डोंडू को कितना मिलेगा डिविडेंड। ठीक है, अभी सुनना, मैंने पहले ही बोला है फर्स्ट दो पार्ट कर लो, प्रोविजन और कंक्लूजन। ठीक है, प्रोविजन क्या बोलता है कि जनरली डिविडेंड किस पे मिलता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, बराबर ना, यानी जितना आपका नॉमिनल वैल्यू है, जितना आपने मांगा है उस पे मिल जाएगा। बट एज पर रेगुलेशन ऑफ टेबल एफ द डिविडेंड शैल बी पेड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड, बराबर ना, यस। नॉर्मली क्या होता है कि सर सपोज 100 रुपीज है, कंपनी ने मांगा कितना है 90, तो 90 पे मिल जाता है। बट कंपनी ने 90 मांगा है बट मैंने दिया था 80, तो नॉर्मली किस पे मिलना चाहिए, पेड अप कैपिटल, जितना आपने पे किया है ना उस पे आपको मिलेगा, ना कि जितना आपने नॉमिनल वैल्यू मांगा है। ठीक है, यस और नो। तो आपको किस पे मिल जाएगा 80 रुपीज पे डिविडेंड मिलेगा। अभी सुनना है यहाँ पे, however the articles of company may provide that dividend shall be paid in proportion to the amount paid upon each shares, बराबर ना, यानी वो क्या बोल रहे हैं कि सर डिविडेंड जितना आपने अमाउंट पे किया उसके प्रपोर्शन पे आपको मिलेगा। ठीक है, अभी सुनना, मैंने पूरा कंक्लूजन पे आपका कैलकुलेशन किया हुआ है। टोटल शेयर्स कितने थे 5000, कितने थे 5000, फेस वैल्यू कितना शेयर्स का 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, सर 5 लाख रुपया क्या उसका फेस वैल्यू, ये अपना रुपीज है। अमाउंट नॉट पेड, कितना अमाउंट पे नहीं किया उसने 10 रुपया, तो सर अमाउंट पे 10 रुपया नहीं किया तो अमाउंट पेड कितना रहेगा 90। कोई पूछेगा 90 किधर से आया है, तो मैंने ऑलरेडी ब्रैकेट में भी लिखा है कि 100 रुपया फेस वैल्यू माइनस 90 कितना आ जाएगा 10 रुपीज। परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड अप, आपने कितना अमाउंट पे किया, तो सर 90 रुपीज मैंने पे किया ऑन 100, तो टोटल कितना हो जाएगा सर 90%, कितना हो जाएगा 90, यानी आपने 90% अमाउंट पे कर लिया। ठीक है, यस। तो मेरे पास टोटल फेस वैल्यू वाला कैपिटल कितना था 5 लाख,
5 लाख का अगर मैंने 90% पे कर लिया है तो कितना आ जाएगा सर, 4,50,000। यानी ये अमाउंट कैपिटल कौन सा अपना, पेड अप कैपिटल। यानी सर आपके पास 5 लाख मांगा जाएगा बट आपने अभी कितना पे किया है, 4,50,000, तो मेरे को डिविडेंड भी किस पे मिलेगा, 4,50,000 पे 10% कितना आ जाएगा, 45,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सर, आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, 45,000। यस और नो। तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको प्रॉपर भी समझेगा। और यही चीज अगर आप सेम एग्जाम में लिखते हो तो एग्जामिनर को भी एकदम प्रॉपर समझ जाएगा, उसको कुछ भी तकलीफ होने वाला नहीं है। यस, if the articles of Messr Future Limited contain a provision that dividend shall be paid in the proportion to the paid up value of each shares, or if Mr. Past है यहाँ पे, Past Limited has adopted regulation 83 of table F, then Mr. Dondu has entitled to receive dividend of rupees 45,000। ठीक है, यस, तो उसको कितना मिलेगा डिविडेंड, 45,000। यस, समझाइए। तो ये आपका कौन सा था सर, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थे अपने कॉल्स इन एडवांस के और डिविडेंड के प्रपोर्शन के। ठीक है, यस और नो, तो आपको ये समझा रहेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें अपने पास आ रही है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो हम लोग वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 52 पे, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो ये भी हम लोगों ने कितने कितने, जब भी हम 11th 12th, आप कहाँ पे भी आपने सुना रहेगा कि प्रीमियम पे शेयर्स अपने इश्यू होते हैं। बट कंपनीज एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है वो हम लोग क्या करने आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सुना। तो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मई 2011 में आया था, मई 2012 में आया था, और मई 2018 में आपको ये क्वेश्चन में आया था। यस, ये आपका जो पेपर में आया था सिंपल सा प्रोविजन था कि सर क्या कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर सकती है। इफ योर आंसर इज यस बराबर, देन व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर कंप्लायंसेस ऑफ कंपनीज एट 2013 बराबर ना। तो ये आपको नॉर्मल पूछा गया था, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल स्टडी नहीं था, प्रैक्टिकल केस स्टडी नहीं था, ये अपने को पूछा गया था कि सर क्या कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, सुनना भी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सर कंपनी के लिए क्या बोला है कि कोई भी कंपनी रहेगी, कोई भी कंपनी, उसके लिए प्रीमियम पे शेयर्स इशू करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं नहीं आप खाली मतलब 5 रुपए प्रीमियम, यानी अपना जो भी वैल्यू है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना शेयर्स आप प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। अगर मैंने सपोज शेयर्स इशू किया था 100 रुपीज फेस वैल्यू, कितना था, 100 रुपीज फेस वैल्यू, और मैंने सर प्रीमियम कितना लिया है, 400 प्रीमियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 500 में शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन पुट नहीं करते। ठीक है, ये क्योंकि इट्स अल्टीमेटली कंपनी का जो गुडविल है उसके बेस पे ही पब्लिक क्या करेगी, परचेस करेगी। ठीक है, अभी रिलायंस लिमिटेड अगर 500 में भी शेयर्स इशू कर रही है तो भी लोग परचेस करेंगे, बिकॉज वो कंपनी का गुडविल एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में। ठीक है, बट अगर मैं कल उठ के कोई नया कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ और अगर मैं बोलता हूँ कि 100 रुपीज फेस वैल्यू है और 400 प्रीमियम है, तो सर लोग बहुत कम परचेज करेंगे, बिकॉज कंपनी एकदम न्यू है, उसका पेबैक सिस्टम क्या रहेगा, कंपनी रीपेमेंट टाइम पे करते हुए, गुडविल वही तो क्रिएट करता है ना कि आप रीपेमेंट टाइम पे करते हो या नहीं करते, जो आपने लोन लिया है उसका प्रॉपर पेमेंट करते हो या नहीं करते, या फिर आप सर जो भी बिजनेस है, जो भी आपका सेल्स है वो ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा, वो सब के फैक्टर के बेस पे अपना क्या होता है, गुडविल क्रिएट होता है। ठीक है, तो यही है कि उन्होंने क्या बोला है कि प्रीमियम कितना लेना है वो तुम्हारा ऑप्शन है, हम उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन पुट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलैक्सेशन इन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। सर क्या क्या रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, देयर इज नो प्रोविजन रिक्वायर्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बराबर ना, आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन नहीं चाहिए, आप विदाउट एनी प्रोविजन इन आर्टिकल्स यू कैन इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम। ठीक है, आप प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकते हो। The Companies Act 2013 does not prescribe any restriction or condition regarding issue of shares at a premium. सर कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि आपको प्रीमियम कितना लेना है, दैट इज योर चॉइस बराबर ना, हम लोग कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन पुट करने वाले नहीं है। यस और नो। अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है सर, जब आप 12th में रहेंगे या जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, अपना अकाउंट 1 एडवांस अकाउंट, तो वहां पे अगर आपने पढ़ा रहेगा तो सर कंपनी के पास सपोज कितने शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स, कितने थे, 1 लाख शेयर्स एट रुपीज 100 ईच, एट रुपीज 100 ईच, और प्रीमियम पे इशू किया। सर प्रीमियम कितना लिया उन्होंने, 150, कितना लिया, 150। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर 1 लाख में जो 100 रुपीज आएगा फेस वैल्यू, वो तो अपना क्या बन जाता है, कैपिटल, क्या बन जाता है अपना कैपिटल, और जो
150 है, ये अपना क्या है सर, प्रीमियम, क्या है अपना प्रीमियम है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 150, कितना आता है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 150, कैलकुलेट करना उसको, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 150, तो यहाँ पे शायद से आ रहा है 1,50,00,000, यस। तो ये जो आपका अमाउंट है सर, ये आपका कैपिटल नहीं है, ये आपका ओवर एंड अबव फेस वैल्यू है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यस, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और ये हम लोग ट्रांसफर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कर देते हैं, ठीक है। यानी जो 1,50,00,000 है, ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और इसको हम लोग कहाँ पे डाल देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, यस और नो। यानी आपके बैलेंस शीट में क्या आएगा, एक तो कैपिटल आएगा कि आपने कितना शेयर्स इश्यू किया है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 1 करोड़ का मैंने शेयर्स इश्यू किया, यस। और सर आपके रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना है, 1,50,00,000, 1,50,00,000, यस और नो। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब भी आप कोई भी शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू करो, किस पे इश्यू करो आप, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम को एक सेपरेट अकाउंट में डालना पड़ेगा। वो अकाउंट का नाम क्या रहता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्या नाम रहता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यस और नो। अभी सुनना यहाँ पे सर, जो आपने अलग से अकाउंट बनाया है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कौन सा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। यानी वो जो अमाउंट आपका 1,50,00,000, 1,50,00,000 आपका पड़ा हुआ है, तो वो अमाउंट कौन से पर्पस के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो, वो आपको पढ़ना है, ठीक है, सुनना। यानी मैं जो अमाउंट मेरा एसपीए में पड़ा है, वो अमाउंट मैं किसकी चीज के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो पहला लिखा उन्होंने, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बराबर ना, यस। आप बोनस शेयर्स इश्यू करने में यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद में फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 68, आप अगर कंपनी कोई भी अपने इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रही है, तो वो टाइम पे उसके लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। यानी पहला कौन सा, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अभी बोनस शेयर्स अपने को मालूम है, बोनस क्या होता है कि सर कुछ नहीं, ऐसा चीज जो अपने को फ्री में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। अभी सुनना यहाँ पे, जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए थे, कितने थे, 1 लाख शेयर्स कंपनी ने क्या किए थे, इश्यू किए थे, एट रुपीज 100 ईच, एट रुपीज 100 ईच, ठीक है। एक शेयर्स का रेट कितना था, 100 रुपीज। कंपनी ने अभी तक सर कॉल्ड अप कितना मांगा है, कंपनी ने कॉल्ड अप किया है ओनली 80 रुपीज, कितना किया, ओनली 80 रुपीज, ठीक है, यस। यानी अनकॉल्ड अप कितना रहेगा, 100 माइनस 80, कितना आ जाएगा, 20 रुपीज, कितना आ जाएगा, 20 रुपीज। यानी कंपनी ने अभी भी 20 रुपीज नहीं मांगा है। अभी कंपनी क्या बोल रही है कि भाई 20 रुपीज मत दो, मैं 20 रुपीज का क्या समझता हूँ, बोनस, क्या समझता हूँ, बोनस, बराबर ना, यस सुनो। यानी ये मैं तुम्हारी साइड से क्या कर लूंगा, पे कर लूंगा, ठीक है। तो ये 20 रुपीज को मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर अभी 20 पब्लिक को देने की जरूरत नहीं है। अभी कंपनी यही बोले कि हम 20 रुपीज का ये समझते हैं क्या इशू कर दिया है, बोनस, क्या इशू कर दिया है, बोनस। तो उसके लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में वो क्या बोल रहा है, बायबैक ऑफ शेयर्स, ये भी हो गया। राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। यानी जब भी आप कोई भी डिबेंचर इश्यू कर रहे हो या फिर कोई शेयर्स इश्यू कर रहे हो, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको खर्चा हुआ है इश्यू के टाइम पे, जो भी आपका कमीशन आपने पे किया था और जो भी आपने को डिस्काउंट दिया रहेगा, तो वो सब आप उसके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर से यूटिलाइज कर सकते हो। तो अपने पास तीन है, पहला कौन सा, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, सेकंड बायबैक, एंड थर्ड वन कौन सा, कोई भी एक्सपेंस, कमीशन या फिर डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, ठीक है। फिर फोर्थ आते हैं, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। यानी अगर कंपनी स्टार्ट होने से पहले जो भी खर्चे हुए हैं, अगर उनको भी राइट ऑफ करना है, तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ कर सकते हो। राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड और इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया, तो ये आपके 2 बार आ गया है। उसके बाद में प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी, ठीक है, यस। उन्होंने क्या बोला है कि सर
जब भी आप डिबेंचर रिडीम करो, क्या करो, डिबेंचर रिडीम। रिडीम मतलब क्या होता है कि आपके पास सर डिबेंचर आएगा और आपको सामने वाले को अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। यस, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि जब मैंने डिबेंचर इशू किया था तो मैंने उसके पास से कितना लिया था, 100 रुपीज। कितना लिया था, 100। और जब मैं उसको क्या बोल रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद में जब मैं तेरे पास से डिबेंचर ले लूंगा, तेरे को मैं पैसा दूंगा, तो तेरे को कितना दूंगा मैं, 115। कितना दूंगा, 115 रुपया दूंगा। 100 तो तेरा लोन का देने वाला हूं, तो 115 में से 100 तो आपके लोन का मैं दे दूंगा, और बाकी जो 15 बचा है वो मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं। किसका दे रहा हूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यस और नो। तो ये रिडेम्पशन के टाइम की बात है कि उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई तू आज मेरे को 100 रुपया दे दे। कितना दे दे, 100 रुपया। आज से 10 साल बाद में मैं तेरे को 115 रुपया दूंगा। कितना दूंगा, 115। तो ऑब्वियसली मैं उसको ज्यादा पेमेंट कर रहा हूँ, इन शॉर्ट मैं उसको प्रीमियम पे कर रहा हूँ ना, मैं उसको प्रीमियम अमाउंट पे कर रहा हूँ। तो जो 15 रुपया आप पे कर रहे हो, वो 15 रुपया आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के साथ में एडजस्ट कर सकते हो। यस और नो। तो यही बोल रहा है, उन्होंने क्या लिखा, वापस पढ़ूंगा समझ जाएगा। प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल। यस, अपने पास कितना प्रीमियम पेबल है, 15 रुपया। ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी redeemable प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। यस, एंड लास्ट लिखा है फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 68। ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे दो चीज अपनी रिपीट हो गई थी। तो यहाँ पे क्या बोला है, बोनस शेयर्स बोल दो, बायबैक ऑफ इशू, बायबैक आप बोल दो। उसके बाद में थर्ड कौन सा बोला उन्होंने, कि कोई भी इशू के टाइम पे आपका खर्चा हो रहा है, आपका कमीशन है, या फिर आपका क्या है सर, डिस्काउंट है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, तो आप राइट ऑफ कर सकते हो। फिर उसने क्या बोला है कि सर कोई भी कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, कौन से, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो भी आप राइट ऑफ कर सकते हो। फिर क्या बोल रहे हैं कि प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल, कोई भी प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो वो टाइम का जो प्रीमियम अमाउंट है, अपने केस में कौन सा था, 15 रुपया, तो वो 15 रुपया आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो। फिर आ रहा है कि हाँ, अगर कंपनी सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लाई कर रही है, बराबर ना, यानी जो if company comply with accounting standard prescribed for such class of company under section 133, then securities premium account can be utilized for the following purpose: issuing fully paid bonus shares to the members of the company, ये ऑलरेडी मैंने ऊपर इंक्लूड कर दिया है। for buyback of shares under section 68, ये भी इंक्लूड है। एंड लास्ट है राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये ऑलमोस्ट अपन ने इंक्लूड कर दिया है। तो अगर कोई भी कंप्लायंस कर रही है तो वो इसके लिए भी यूटिलाइज कर सकती है, यस और नो। तो अपने पास क्या था कि सर कंपनी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रीमियम के केस में, और कंपनी प्रीमियम का अमाउंट कहाँ पर डाल देगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और वो ये पर्पज के लिए हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, यस और नो। उसके बाद में अगर वो क्या बोल रहा है कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ये पर्पस को छोड़ के, यानी जो अपन ने ऊपर पढ़ा है उसको छोड़ के दूसरे के लिए यूटिलाइज हो रहा है, दूसरे पर्पस के लिए हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या बोल देंगे, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। यस, यानी उन्होंने एक प्रोविजन रखा है कि जो हम आपको पर्पस बोल रहे हैं आप वही पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। अपने पास पर्पस कौन कौन से हैं, पहला लिखा था कि सर आप बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड कौन सा था कि सर आप उसको फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हैं, इशू के टाइम पे अगर आपको डिबेंचर इशू करना, शेयर्स इशू के टाइम पे कोई खर्चा हो रहा है, डिस्काउंट है, कमीशन है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में क्या बोला कि सर उसने अगर आपका कोई भी प्रीमियम पेबल है रिडेम्पशन के टाइम पे और प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। अदर देन दिस अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या बोल देंगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि when securities premium account used for any purpose other than the purpose permitted, बराबर ना, यानी purpose permitted अपने को आते हैं under the act, then the provision of the act as are applicable to reduction of share capital shall apply। ठीक है, yes or no, यानी जो आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है उसके सब प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे एज इफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और ये डीम टू भी अज्यूम किया जाएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कंपनी का क्या था, पेड अप कैपिटल था। कभी अज्यूम करना है, जब आप
ऊपर दिए हुए पर्पस के एक्स्ट्रा किसी पर्पस के लिए आप यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। अगर ऊपर वाले पर्पस के लिए आप यूटिलाइज कर रहे हो देन कोई रिडक्शन ऑफ कैपिटल माना नहीं जाएगा। अभी सर एक क्वेश्चन आ रहा होगा रिडक्शन ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो अपने आगे एक सेक्शन आने वाला है, तो वहां पे हम लोग उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यही समझो कि अगर प्रीमियम में ऊपर जो पर्पस दी है उसको छोड़ के किसी दूसरे पर्पस के लिए मैं यूटिलाइज करता हूं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और सेम प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल, कि हम यही समझेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या था, अपना पेड अप कैपिटल का पार्ट था, पेड अप कैपिटल का पार्ट था, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि सर अगर मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्ट कर रहा हूं, या तो मैंने सामने वाले को शेयर्स दिया, उसके पास से कैश लिया, बराबर, और कैश के साथ में अपने पास प्रीमियम आ गया, या फिर कभी कभार क्या होता है मालूम है, सामने वाले से क्या लेता हूं, असेट, क्या लेता हूं उसके पास से असेट, और उसको क्या देता हूं मैं, शेयर्स देता हूं। तो अगर वो शेयर्स मैंने प्रीमियम पे इशू किए रहेंगे तो ऑब्वियसली प्रीमियम भी आया रहेगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने शेयर्स कैसे इशू किया है, कैश में इशू किया है या कंसीडरेशन अदर देन कैश में इशू किया है, आपका प्रीमियम अमाउंट हम लोग हमेशा कहां पे ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कहां पे डाल देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शेयर्स कहां से कलेक्ट किया है, आपने शेयर्स कैश में इशू किया या फिर अदर देन कैश इशू किया है, जो भी प्रीमियम का पार्ट है वो हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और जो हमने प्रोविजन पढ़े वो सेम उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट समराइज करता हूं तो पहला कौन सा है कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी कोई प्रोविजन होना जरूरी नहीं है। आप कितना भी प्रीमियम पब्लिक से कलेक्ट कर सकते हो, यस, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक सोच समझ के आपको पैसा देने वाली है, ठीक है। जो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्ट किया है वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और वो बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है, रिजर्व एंड सरप्लस, कहाँ पे आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप कौन से पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, नंबर वन, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। सेकंड कौन सा आपका कि सर कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है वो राइट ऑफ करने के लिए। एंड थर्ड वन कौन सा है, उन्होंने क्या बोला है कि सर कोई भी इशू के टाइम पे, कोई भी इशू के टाइम पे शेयर्स इशू कर रहा है, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, वो टाइम पे कोई भी खर्चा हो रहा है, कोई भी आपका कमीशन जा रहा है, कोई भी डिस्काउंट आप दे रहे हो, तो उसके लिए आप राइट ऑफ कर सकते हो बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए। और लास्ट में प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, ठीक है। जो मैंने आप एक एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग उसको कितना पे कर रहे हैं, 115 रुपया, ठीक है। तो जो 15 रुपया पे करोगे उसके लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, यस। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन 53, प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। क्या कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है या नहीं कर सकती, तो उसके लिए अपने को सेक्शन 53 पूरा बता देगा, ठीक है। सुनना, हम लोगों ने जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो वहां पे लिखा हुआ है कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करेगी, ठीक है। कोई भी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी, एक्सेप्ट एक ऐसे शेयर्स है जो कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, ठीक है। वो क्या है हम आगे पढ़ेंगे, बट कंपनी बाकी कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी। सेकेंड, बट कंपनी अगर इशू भी कर रही है तो वो इशू क्या माना जाएगा, वॉइड, क्या माना जाएगा, वॉइड, यानी वो इशू का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। हम यही समझेंगे कोई कंपनी ने शेयर इशू नहीं किया, ठीक है, यस। अभी सुनना है यहाँ पे, ये भी आपके एग्जाम में 3 बार आया हुआ है, मई 2004 में, नवंबर 2012 में एंड नवंबर 2018 में आपको एग्जाम में पूछा गया है। सुनना, प्रोहिबिशन ऑन शेयर्स इशू एट डिस्काउंट, क्या लिखा उन्होंने, issue of shares at a discount is prohibited for all companies whether public or private, ठीक है, सबके लिए prohibited है। any issue of shares at a discount shall be void, बराबर ना, यानी अगर आपने कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किया तो वो क्या माना जाएगा, void, यानी हम यही समझेंगे आपने कोई भी शेयर्स इशू नहीं किया, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 53, यानी अगर आपने ऊपर बोले हुए जो आपने बोला है उसके बावजूद भी आपने डिस्काउंट पे शेयर इशू किया है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगी। फर्स्ट, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, यानी एक तो कंपनी और एक ऐसा ऑफिसर जिसने ये डिफॉल्ट किया है, शैल बी लाइबल टू पेनल्टी अप टू द अमाउंट रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, बराबर ना, यानी जितना आपने अमाउंट रेज किया, मैंने डिस्काउंट पे इशू करके पब्लिक से कितना ले लिया, सपोज मैंने 10 करोड़, कितना ले लिया, 10 करोड़, और ₹5 लाख, और ₹5 लाख विच एवर इज लेस, बराबर ना। तो अपने पास छोटा अमाउंट कौन सा है, 5 लाख,
तो ये 5 लाख पेनल्टी अपने को भरना पड़ेगा। यस और नो, यानी जितना अमाउंट आप रेज कर रहे हो और जितना अमाउंट रेज करने के बाद में और ₹5 लाख विच एवर इज लोअर। अभी सर अमाउंट भी तो आपने रेज किया ना, यानी कंपनी ने क्या किया सर, 10 करोड़ रुपया अपने पास भी रखा, शेयर डिस्काउंट पे भी इशू किए, जो करना नहीं चाहिए था क्योंकि सेक्शन 53 क्या बोलता है, मना बोल रहा है, बराबर। यस, अभी सुनना यहाँ पे, तो आगे क्या लिखा है, द कंपनी शेल ऑल्सो बी लाइबल टू रिफंड, बराबर ना। यस, यानी जो आपने पैसा इकट्ठा रखा है 10 करोड़ रुपए जो आपने कलेक्ट किया है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। ऑल मनीज रिसीव्ड विद इंटरेस्ट, बराबर ना सर, आपको विद इंटरेस्ट रिफंड करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और इंटरेस्ट का रेट कितना है, 12% पर एनम, टू द पर्सन टू हुम सच शेयर्स हैव बीन इशूड। यार ऑब्वियसली किसको हम लोग रिफंड करेंगे, जिससे हमने ये पैसा डिस्काउंट के बेसिस पे लिया था कि भाई मैं शेयर डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ, आप मेरे को इतना अमाउंट दे दीजिए। यस, द इंटरेस्ट शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स टू द डेट ऑफ रिफंड। यस, यानी जिस दिन आपने शेयर्स इशू किया था वहां से लेके जिस दिन आप उसको पेमेंट कर रहे हो, उनके ड्यूरेशन का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यस, उसके बाद में क्या लिखा है, नो प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। मैंने बोला था ना कि एक शेयर्स ऐसा है जो आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, उसके लिए कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, और वो शेयर्स का नाम क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, बराबर ना। यस, आगे इसके आगे अपने पास सेक्शन आने वाला है, स्वेट इक्विटी से अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय कंप्लाइंग विद सेक्शन 54। यस, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 53 के बाद में जो भी आपका सेक्शन है 54, वो पूरे स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में आपको प्रोविजन बताएगा, ठीक है। अभी स्वेट इक्विटी शेयर्स होता क्या है कि सर सपोज मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया था छोटा सा, तो वो टाइम पे सर स्टार्टिंग टाइम पे मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था, तो मेरे पास 3 एम्प्लॉय थे, कितने थे, 3 एम्प्लॉय, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। तो इन्होंने क्या बोला मालूम है कि सर ऐसा करो, हमको थोड़ा सैलरी कम देना, मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ, इसको मैं 10,000 दे रहा हूँ, इसको भी 10,000 और इसको भी 10,000 पर मंथ मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है। बट ये तीनों लोग एकदम दिल से काम करते थे और इन्होंने मतलब मेरे लिए एज एन असेट बन गए थे, ठीक है। यानी इन्होंने अपना इंटेलेक्चुअल नॉलेज दिया, इनका जो भी नॉलेज इसके पास था वो उन्होंने हमारे कंपनी में पुट किया, और वो रीजन से कंपनी का ग्रोथ होने लगा, ठीक है। यस, तो अभी मेरे साइड से मेरा भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि जो इन्होंने पसीना बहाया है मेरी कंपनी के लिए, यानी अपन पसीने को क्या बोलते हैं, स्वेट। यस, और ये 3 लोगों ने बहुत मेहनत किया मेरी कंपनी के लिए, उनका इंटेलेक्चुअल नॉलेज दिया। हाँ, मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ, बट सैलरी के एक्स्ट्रा भी मेरे को उसको बेनिफिट देने का फर्ज बनता है, बराबर ना। तो जो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई तुमने जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज कंपनी को दिया है और जिससे कंपनी के अंदर वैल्यू एडिशन हुआ है, बराबर ना। यस, यानी अगर आप वो अपना इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो आपका मेहनत है, हार्डवर्क है, वो नहीं देते तो कंपनी का कितने किधर वैल्यू डाउन होता। तो उसके लिए मैं उनको क्या देता हूँ, रिवॉर्ड। क्या देता हूँ मैं उनको, एक रिवॉर्ड, कि भाई देख मैं मार्केट में ये शेयर्स 150 में दे रहा हूँ, बराबर ना, तुम तीनों हमारी कंपनी के एक मेन पिलर हो, तो आप ऐसा करो, वो शेयर्स को आप कितने में ले लो, 90 रुपीज में ले लो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। यानी आप किसी भी एम्प्लॉय का इंटेलेक्चुअल नॉलेज आपने यूज किया है और वो रीजन से आपकी कंपनी में वैल्यू एडिशन हुआ है, तो आप जो भी शेयर्स दोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स, बराबर। यानी टूवर्ड्स इंटेलेक्चुअल नॉलेज आपने जो भी उनको शेयर्स दिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपना स्वेट इक्विटी शेयर्स, और आप वो डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। इसके लिए कंपनीज एक्ट में अलग से सेक्शन है, सेक्शन 54, जो हम लोग जस्ट नेक्स्ट 53 के बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी सुनना, नो प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेब्ट, बराबर ना। Notwithstanding anything contained in this section, a company may issue shares at a discount to its creditors when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with any guidelines or direction regulation by RBI, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि सर अगर आप कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो केस में अगर आपने डेट सामने वाले के लोन की जगह आपने उसको इशू किया है इक्विटी शेयर, तो आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो, उसके लिए सेक्शन 53 किधर भी बीच में नहीं आएगा, ठीक है। यस, जैसे
1 लाख का डेट था, तो कुछ स्कीम के थ्रू बराबर ना, रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के थ्रू मैंने उसको क्या बोला कि भाई मैं तेरे को 1 लाख की जगह कितना देता हूँ, 90,000, कितना देता हूँ 90,000, यस, बट एक कितने दूंगा सर, 10,000 शेयर्स एट ₹10, बट इनका वैल्यू कितना रहेगा 9, कितना रहेगा 9। तो ऑब्वियसली मैंने सर 1 रुपया क्या दिया डिस्काउंट, क्या दिया मैंने 1 रुपया डिस्काउंट, तो वो चलेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो सर, आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, और उसका डेट आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट करो इनटू शेयर्स में, ठीक है। जैसे कि भाई मैं तेरे को पैसा नहीं दे पाएगा, इससे बेटर क्या कर ले, तू मेरे पास से 10,000 वाले शेयर, 10,000 शेयर्स ले ले, और एक का रेट में कितना लगा देता हूँ, 9 रुपीज, 1 रुपया तेरे को डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। तो वो चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं। इन शॉर्ट सेक्शन 53 प्रोहिबिशन डालता है कि आप शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट 2 केस में आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। अपने पास पहला केस कौन सा आया था सर, पहला केस था आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स, कौन सा था, स्वेट इक्विटी शेयर, एंड सेकंड कौन सा था, कन्वर्जन ऑफ डेट, बराबर ना, कन्वर्जन ऑफ डेट। बट ये कुछ रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के थ्रू होना चाहिए, बराबर ना, ऐसा नहीं कि आप अपने पास कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रहा है और ऐसे कन्वर्ट करो, वो पॉसिबल नहीं है। यस, आरबीआई जो भी अप्रूव्ड स्कीम है उसके थ्रू आपका ये कन्वर्जन होना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास 2 केस याद रखना, अदरवाइज आप कभी भी किसी को शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था सर, डिस्काउंट वाला था कि क्या कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है या नहीं कर सकती। अभी सुनना यहाँ पे, तो ये एग्जाम में नॉर्मली पूछा गया, यहाँ पे कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं पूछा, सीधा पूछा क्या ना, कंपनी इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। तो अपने को पूरा प्रोविजन लिखना था, लास्ट में लिखना है कि यस कंपनी कैन शेयर्स एट अ डिस्काउंट, बस 2 कंडीशन, बाकी कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं करेंगे। उसके बाद में वेदर अ कंपनी में इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, वो भी सेम पूछा है। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट एज पर सेक्शन 53 of Companies Act 2013, explain the exception of this provision if any with reference to Companies Act 2013, बराबर ना। तो अपने पास कितनी एक्सेप्शन है, 2 है। पहला कौन सा, स्वेट इक्विटी शेयर, एंड सेकंड कौन सा, कन्वर्जन ऑफ डेट, कन्वर्जन ऑफ डेट, बराबर ना, यस। समझाइए 53। अभी हम लोग बढ़ते हैं 53 के बाद में सेक्शन 54, कौन सा, सेक्शन 54, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, बराबर ना, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। पहला आएगा कि सर इसके अंदर सेक्शन 53 कभी भी बीच में नहीं आएगा, कभी भी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन 53 खुद क्या बोलता है कि आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो, ठीक है, यस। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी एग्जाम में आपको 3 बार पूछा है, नवंबर 2003, मई 2005 एंड मई 2008, बराबर ना, 3 बार आपको पूछा गया है। और तो डेफिनेशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो ये आपके एग्जाम में 3 बार आया हुआ है। स्वेट इक्विटी शेयर्स का क्या बोल रहे हैं, एज पर सेक्शन 288 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस सच इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय। तो मैंने भी अभी वही बोला था कि सर जो एम्प्लॉय रहेंगे, अब जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनको हम लोग क्या देते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्यों देते हैं, आगे लिखा हुआ एट अ डिस्काउंट। कैसे देते हैं एट अ डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है कि सेक्शन 53 जो डिस्काउंट की बात करता है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा, यानी आप ये वाले शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बराबर ना, यस, यानी आप कैश को छोड़ के उनको ऐसे भी आप दे इशू कर सकते हो। फॉर प्रोवाइडिंग देयर, क्यों इशू करते हैं वो अपने को पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, बराबर ना, उनका नॉलेज वो अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं, और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बराबर ना, यस। और वो अपने को क्या कर रहे हैं कि अपना जो उनका ब्रेन है वो ब्रेन अपने को यूज करने दे रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारा अपनी कंपनी का ग्रोथ हो सकता है। इन शॉर्ट कि वो क्या कर रहे हैं कि सर टोटली एक हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे, बराबर ना। और वैल्यू एडिशन, या फिर क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू एडिशन करते हैं, यस सुनो, वैल्यू एडिशन मैंने ऑलरेडी बताया कि सर उनके नॉलेज से, उनके इंटेलेक्चुअल असेट से अपने को कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है, बराबर ना, यस। तो ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है कि एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो ही मैं उसको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करूंगा, अदरवाइज वो एम्प्लॉय है जो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे तो उनको मैं स्वेट इक्विटी शेयर कभी भी इशू नहीं करता। तो इन शॉर्ट वो क्या बोल रहा है कि सर कोई भी नो हाउ आपको प्रोवाइड हो रहा है, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको अवेलेबल करवा के दे रहे हैं वो लोग, या फिर कोई भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, तो देन आप क्या करते हो, उनको जो भी शेयर्स दोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विटी, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय एज अ रिवॉर्ड टू देम फॉर देयर कंट्रीब्यूशन एफर्ट्स टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर द कंपनी, बराबर ना, पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये देते हैं कि इसको डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को।
सो व्हाट आर द कंडीशन फॉर इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स? पहला, कंपनी कैन इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स मस्ट बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी। यानी कंपनी जो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करेगी वो वही क्लास के इशू करेगी जो ऑलरेडी कंपनी ने पहले इशू किए हुए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स एट ₹100 ईच पहले से पब्लिक को इशू किया हुआ। ठीक है, तो अभी जो कंपनी अगर शेयर्स इशू करेगी तो वो 100 ईच वाले ही इशू करेगी। ठीक है, ₹10 वाले कभी भी इशू नहीं करेगी। यानी जो सेम क्लास के शेयर्स पहले इशू हुए वही सेम क्लास के शेयर्स कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स में इशू करेगी। यस और नो, ये पहला प्रोविजन है उसके लिए। सेकंड, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। यानी अगर आप कोई भी स्वेट इक्विटी शेयर्स आप इशू कर रहे हो, कोई भी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अपने को मालूम है स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 75% वोटिंग राइट, बराबर ना? यस और नो। उसके बाद में एसआर जो आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे उसके अंदर फॉलोइंग डिटेल होना चाहिए। कौन कौन सा? सर कितने शेयर्स आप एम्प्लॉय या डायरेक्टर को इशू कर रहे हो, अभी आपके शेयर्स का करंट मार्केट प्राइस कौन सा है, और क्या आप उनके पास से कोई अमाउंट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। एंड कौन से क्लास ऑफ डायरेक्टर और आप एम्प्लॉय को वो शेयर्स दे रहे हो। यस, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या है, आप उनके पास से कोई कंसिडरेशन ले रहे हो या नहीं ले रहे, और आप कौन से क्लास ऑफ डायरेक्टर्स या एम्प्लॉय को ये स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो। तो ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन में। ठीक है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है तो उसके लिए सेबी के रूल एप्लीकेबल रहेंगे। मैंने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि अगर लिस्टेड कंपनी पे सेबी का कंट्रोल होता है, और अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए कौन रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स क्या रहेंगे, अपने को एप्लीकेबल रहेंगे। द राइट्स लिमिटेशन, जो भी इक्विटी शेयर्स के राइट है और जो आप इक्विटी शेयर्स के वोटिंग राइट है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनके राइट्स है, वो सब सेम राइट एप्लीकेबल रहेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए। यानी कोई डिफरेंस नहीं, खाली नाम चेंज है क्योंकि देने का पर्पज चेंज है, बराबर ना? मैं इक्विटी शेयर इशू क्यों करता हूं, ताकि मेरे को कैश मिलेगा, मैं उसको इन्वेस्ट करेगा। मैं स्वेट इक्विटी शेयर इशू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर और एम्प्लॉय ने अपनी कंपनी को क्या अवेलेबल करवाया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या फिर उन्होंने अपने को क्या दिया है सर, उन्होंने अपने को प्रोवाइड किया है सर नो हाउ, या फिर उन्होंने अपने को कोई वैल्यू एडिशन दिया है। ठीक है, मैं उसके लिए इशू करता हूं, इसलिए उनका नाम क्या रखा है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, बराबर। अदरवाइज बोथ आर द इक्विटी शेयर्स। यस और नो, और सेम राइट विल बी एप्लीकेबल एज एप्लीकेबल टू नॉर्मल इक्विटी शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ऑलरेडी डिस्कस हुआ है कि सर स्वेट इक्विटी शेयर्स एक ऐसा शेयर है जो आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, यानी इसके लिए सेक्शन 53 डिस्काउंट वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोविजन ऑफ कंटेन इन कंपनीज रूल्स में क्या क्या प्रोविजन है वो देख लेते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड बाय कंपनी ओनली टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय फॉर दिस पर्पस एक्टिवेशन। एम्प्लॉय मींस वो क्या बोल रहा है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आप किसको इशू करोगे, डायरेक्टर या एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय का मतलब क्या होगा, सर परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कहाँ पे भी काम करता है लेकिन वो होना क्या चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय। क्या होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय। और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, बराबर ना? कोई भी डायरेक्टर चलेगा, डायरेक्टर फुल टाइम है या पार्ट टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका एम्प्लॉय क्या होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय। क्या होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय। एन एम्प्लॉई और अ डायरेक्टर एज डिफाइन अबव, यानी ये दोनों की बात कर रहा है कि जो मैंने आपको ऊपर बोला है, परमानेंट एम्प्लॉय और डायरेक्टर। ठीक है, यस। ऑफ अ सब्सिडरी, यानी इन शॉर्ट वो क्या बोल रहा है कि आप सब्सिडरी वाले एम्प्लॉई और डायरेक्टर को भी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। और आउटसाइड इंडिया का एम्प्लॉय किधर का भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपकी कंपनी बाहर भी है तो आप वो अपनी सब्सिडरी को भी आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी अपना नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है जिससे सब्सिडी को बेनिफिट हो रहा है, और अल्टीमेटली वो बेनिफिट किसको हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी को भी बेनिफिट होगा, और ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी, बराबर ना? यस और नो, समझा? उसके बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन ऑथोराइजिंग द इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल बी वैलिड फॉर 12 मंथ्स। वो क्या बोला कि जब आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर रहे हो तो आपको ये सब प्रोसीजर 12 मंथ के अंदर आपको खत्म करना पड़ेगा इन रिलेशन टू स्वेट इक्विटी शेयर्स, बराबर ना? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो एसआर का वैलिडिटी है, स्पेशल रिजोल्यूशन का वैलिडिटी है, वो 12 मंथ तक का ही रहेगा। 12 मंथ के बाद में उसका वैलिडिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, लॉक इन पीरियड कितने साल का रहेगा, 3 साल का। यानी जिस दिन आपने अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट किया है, डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेके 3 साल तक वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यस और नो। उसके बाद में
सच पीरियड, जो आपका लॉक इन पीरियड है वो शेयर सर्टिफिकेट पे प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, बराबर ना, यस और नो, कि लॉक इन पीरियड इतने डेट तक है, यानी प्रॉपर स्टैम्प होना चाहिए, या फिर ऐसे वे में लिखो जो अपने को प्रॉपर दिखे, बराबर ना, यस, ताकि क्या होगा, कोई बंदा परचेज करने के टाइम पे उसको देखेगा कि भाई ये तो लॉक इन पीरियड का शेयर है, बराबर ना, और तू मेरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता विद इन 3 ईयर्स, यस। फिर आते हैं, सर क्या कंपनी को कोई लिमिट है या नहीं है, यानी कंपनी के पास लिमिट पुट किया गया कि आप ऐसा नहीं कि आंख बंद करके अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को शेयर्स इशू करते रहो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, अ कंपनी शैल इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल में कंपनी मैक्सिमम कितने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। तो पहला बोला है 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर्स ऑफ द इशू वैल्यू 5 करोड़ विच एवर इज लोअर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है, इसके पास पेड अप कैपिटल कितना है, 50 करोड़, कितना है, 50 करोड़। अभी कंपनी 1920 में कंपनी इज थिंकिंग कि हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स इशू, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर लेते हैं। तो उसके लिए लिमिट कितना आ जाएगा 1920 के लिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कितना है, 50 करोड़, और सेकेंड कौन सा अपना, 5 करोड़, कितना है, 5 करोड़, विच एवर इज लो। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 7.5 CR, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 CR। तो छोटा कौन है सर, 5 करोड़, यानी आप 5 करोड़ के शेयर्स इशू कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर के लिए लिमिट पुट किया है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो 2021 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, यस। यानी हर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, या तो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और ₹5 करोड़, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, बराबर ना, यस। समझाइए, अभी सुनना, एट एनी टाइम, ये अभी लाइफ टाइम की बात कर रहा है कि सर ये तो मैं एक फाइनेंशियल ईयर की बात की, बट पूरे लाइफ टाइम में कंपनी अपने पेड अप कैपिटल का 25% से ज्यादा स्वेट इक्विटी शेयर्स कभी भी इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है। अभी सुनना, यहाँ पे मैं समझा लेता हूं, जैसे कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना था, 50 करोड़, आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने इशू कर लिए, 5 करोड़, कितने इशू कर लिए आपने, 5 करोड़, ठीक है। अभी सुनना, नेक्स्ट टाइम वापस कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है, यस। अभी सुनना, और सपोज 5 करोड़ बढ़ गया तो कितना हो गया, 55 करोड़। अभी फर्स्ट 15% ऑफ 55 कितना आता है, 55 मल्टीप्लाई बाय 15% कितना आ जाता है, 8.25, कितना, 8.25, और सेकेंड कितना है सर, 5 करोड़। तो 5 करोड़, दोनों में छोटा कौन है सर, 5 करोड़, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो 5 करोड़ मैंने ऑलरेडी 1920 में इशू किया, 2021 में मैंने कितना इशू किया, और 5 करोड़ मैंने इशू किया, ठीक है। 5 + 5, यानी अभी तक मैंने कितना इशू किया, 10 करोड़, कितना इशू किया मैंने, 10 करोड़, और मेरा टोटल पेड अप कैपिटल कितना है, 55 करोड़, कितना है, 55, देयरफॉर 10 डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 100, अभी भी कितना हो रहा है सर, 18.18%, यस। यानी वो क्या बोल रहा है कि आप पूरे लाइफ टाइम में 25% से ज्यादा इशू नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लेता हूं कि अभी पेड अप कैपिटल मेरा 21-22 में कितना हो गया, 60, और यहाँ पे 15% ऑफ 60 कितना होता है, 9 करोड़, और 5, विच एवर इज लोअर, कितना आ जाएगा, 5। अभी 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 15, कितना हो गया, 15। तो इसको अगर मैं परसेंटेज में लेता हूं तो सर 15 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है, 15 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो गया, एग्जैक्ट 25% हो गया। इन शॉर्ट सर आपने क्या कर दिया सर, 25% अपने शेयर्स इशू कर लिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स, बराबर ना, यस। अभी आप इससे ज्यादा कभी भी इशू नहीं कर सकते, यस सोनो, याद रहेगा ये, समझा। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 15% इशू कर सकते हो, और 5 करोड़, विच एवर इज लोअर, बट एट एनी टाइम, यानी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आप मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल आप शेयर्स इशू कर सकते हो, उससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते, ठीक है। बट उन्होंने क्या बोला है कि स्टार्टअप कंपनी, यानी ये ऐसी कंपनी है जो अभी नई नई स्टार्ट हो रही है, स्टार्टअप कंपनियां, उनका डिफाइन दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि इन दैट केस सर वो अपने पेड अप कैपिटल का, अपने जितना पेड अप कैपिटल है उसका 50%, उसके 50% से 50% तक वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। कितने साल तक, 5 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी 5 साल तक उनको क्या बोला है कि आप
अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो वो केस में सर आपके पास एम्प्लॉय रहेंगे, आपके पास डायरेक्टर रहेंगे, वो आपको इंटेलेक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, वो आपको नो हाउ प्रोवाइड करेंगे, वो आपको कोई भी सर ऐसा बेनिफिट वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करेंगे, तो आप उनको स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो अपने टोटल पेड अप कैपिटल का 50%। बट वो भी कितने साल तक कर सकते हो? 5 साल तक। उसके बाद में आपको ये सेम प्रोविजन ऊपर वाले फॉलो करने पड़ेंगे। यस और नो, याद रहेगा। तो ये आपका कौन सा था? स्वेट इक्विटी शेयर्स का प्रोविजन। कि सर स्वेट इक्विटी शेयर्स होता क्या है और कंपनी उसे कैसे इशू कर सकती है। ठीक है, यस। तो ये आपका था सर पार्ट नंबर 2 शेयर्स एंड डिबेंचर का। तो होप सो आपको समझा रहेगा। आज अपन ने कुछ चीजें ऐसी पढ़ी जो ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है, जैसे डिस्काउंट हो गया, जैसे प्रीमियम हो गया। यस, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यस, कॉल्स इन एडवांस हो गया, 12th में अपन ने कंपनी अकाउंट पढ़ा था, थोड़ा अपने को आइडिया था, तो इतना अपने को टफ नहीं लगा रहेगा। तो होप सो आपको ये पूरा समझा रहेगा। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो ये नंबर पे मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पार्ट 1 का लिंक भेज दूंगा। यस, तब तक के लिए आप देखते ये वीडियो पूरा देख लीजिए। और जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, एक मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, एक रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन आप खुद करिए, खुद लिखिए, उसके बाद में वापस अपने आंसर देख के इवेल्युएट कीजिए कि क्या मैंने प्रॉपर प्रोविजन, प्रॉपर कंक्लूजन लिखा है नहीं लिखा। क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपके लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत बेनिफिट रहेगा। और जैसा मैंने वो क्वेश्चन करवाया है, जैसा मैंने लिखा वैसा ही आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट प्रोविजन, और जब भी आप प्रोविजन लिख रहे हो तो आप पूरा उसको ऐसे टाइप में मैंने नहीं लिखना है कि एक साथ में आप पूरा पैराग्राफ लिख दिया। आपको उसको पॉइंट में बाइफरकेट करना है और सेम चीज आप किसके लिए अप्लाई करोगे? कंक्लूजन के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ऑल्सो आपको ये वीडियो नंबर 2 समझा रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में। यस, जहाँ पे हम लोग और आगे शेयर्स एंड डिबेंचर के लिए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।